देखिए, जो बड़ी मंजिल के राहगीर होते हैं, ये छोटा दिल नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपने कुछ बड़ा टारगेट फिक्स किया है, तो देखिए बीच में बहुत सारे अवरोध आएँगे, पैसे की कमी होगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि जब आप सिलेबस लेकर बैठेंगे, कहेंगे यार ये टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही टफ है। तो देखिए होता क्या है ना, ये सारी चीज़ें हर आदमी की ज़िंदगी में आती हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों या फिर जितने भी महान हस्तियाँ हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, तो सबके रास्ते में कठिनाइयाँ आई। लोगों ने जो है देखिए महात्मा गांधी को लोगों ने जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है ट्रेन से उठाकर फेंक दिया था, ये कह के कि यार तुम काले हो और तुम्हें कोई राइट नहीं है गोरों के बीच में सफ़र करने का। तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, महान व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी और इसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तभी आप जो है ग्रेट पीपल बन पाएँगे। देखिए आज है 30 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। साथ में देखिए आज शाम तक मैं जो है जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है इसका पार्ट 1 अपलोड कर दूंगा। तो अप्रैल महीने के पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं आप इस एक वीडियो के माध्यम से। तो पहले ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि इसमें हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे एग्जामिनेशन से मतलब एग्जाम में जैसे जिस फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट में। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया था। तो देखिए ये तिथि आपकी है 29 अप्रैल। हर साल हम 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जीन जार्जेस नोअर, ठीक है। तो हर साल इनके जन्मदिन पर जो है जो आईटीआई की नृत्य समिति है ये 1982 से 29 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मना रही है। इसको याद रखिएगा, बाकी कुछ और आपको याद करना नहीं है। और अगला है कि किस व्यक्ति को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए नया क्या मतलब दूसरी बार लगातार अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। ये अपने मतलब पद पर थे लेकिन ये पद त्याग कर चले गए थे पंजाब में चुनाव लड़ने जो है, लेकिन फिर वापस लौट आए हैं और राष्ट्रपति ने इनके नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। तो याद रखिएगा विजय सांपला हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष बने। और अगला कि हाल ही में L&T कंपनी जो आपकी है यानी कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी जो है इसने भी हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया। तो देखिए L&T ने अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। और देखिए जो आपकी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, तो इसकी बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। अगला है कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को विनोद राय जी ने लिखा है और इस पुस्तक को रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया गया है। याद रखिएगा ये किताब है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक को विनोद राय ने लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमित शाह अनि भजापची वच्चल, देखिए ये मराठी लैंग्वेज में है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए अमित शाह अनि भजापची वच्चल को लिखा है डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने। और अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। देखिए ये पुस्तक मूल रूप से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और जो आपके शिवानंद द्विवेदी हैं इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका जो मराठी में अनुवाद है इसको किया डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। और ये पुस्तक अमित शाह के जीवन और राजनीतिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है और भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन बनाने में उनके योगदान का विवरण देती है। अगला है कि हाल ही में किसे 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है। देखिए जो कांस है कांस जूरी इसमें शामिल होने के साथ दीपिका पादुकोण जो भारतीय दिग्गज कई सारे हैं जैसे कि शर्मिला टैगोर हैं, नंदिता दास हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन हैं और विद्या बालन हैं, तो इनकी लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिनको ये सम्मान मिला। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि अब तक कौन कौन सी हस्तियों को जो है शामिल किया गया है कांच के जूरी सदस्य के रूप में।
देखिए जो कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है इस साल, ये 75वां संस्करण होगा और इसकी जूरी का नेतृत्व करेंगे फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन, जिन्होंने 2015 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है तो कुछ पुरानी चीज़ों पे हम प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए एक अभिनेता थी जिनका निधन भी हो चुका है, जिनका नाम था मृणाल सेन, ठीक है। तो मृणाल सेन जो है ये 1982 में कांस के जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय थी। और देखिए सलाम बॉम्बे की निर्देशक मीरा नायर सन 1990 में कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी की सदस्य थी। और एक लेखक है अरुंधति राय। तो लेखक अरुंधति राय कांस फिल्म फेस्टिवल के 2000 संस्करण के लिए कांस की जूरी सदस्य थी। और पूर्व मिस वर्ल्ड जो आपकी ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, ये 2003 में कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य थी। और निर्देशक नंदिता दास वर्ष 2005 में कांस जूरी की सदस्य रही थी। और वयोवृद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जो हैं, इनको कांस के द्वारा वर्ष 2009 में जूरी के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। शेखर कपूर को 2010 में कांस फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। और विद्या बालन 2013 में आखिरी बार जो है कोई भारतीय जो है कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह के लिए जूरी में काम किया था। तो ये पूरा हिस्ट्री मैंने आपके सामने रख दिया कि अब तक जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन कौन से भारतीय जो है जूरी के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। बाकी रिसेंटली याद रखिएगा दीपिका पादुकोण को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत के लिए सम्मान की बात है क्योंकि भारत को मौका मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए एक व्यक्ति हैं ब्रूस डी ब्रोइज, इनको जो है हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने इस पद पर मीरनजीत मुखर्जी का स्थान लिया है। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे होगा जनरल इंश्योरेंस इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, तो जनरल नहीं, ये जनरली है। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस यही कंपनी का मूल नाम है। और देखिए जो आपका ये कंपनी है फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर इंडियन एयरफोर्स ने राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय सेमिनार जिसका नाम है लोगी सेम वायु 2022, इसका आयोजन किया। तो देखिए जो आपका ये लोगी सेम वायु 2022 था, इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 28 अप्रैल 2022 को वायु सेना सभागार नई दिल्ली में। और देखिए जो वायु सेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, इन्होंने इस सेमिनार का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण भी दिया था। अगला है कि दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा साइबर अभ्यास होने जा रहा है इसकी मेजबानी एस्टोनिया करेगा। और इस अभ्यास का नाम होगा कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा, एस्टोनिया करेगा। और इस वर्ष के अभ्यास का विशेष महत्व है क्योंकि ये यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के बीच हो रहा है। अगला है कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है इसने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो देखिए जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये शुरू की जा रही है चिनाब नदी पर। याद रखिएगा इसको अगर एक नंबर चाहिए तो। देखिए जम्मू कश्मीर में स्पेशली जितनी भी आज तक परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं वो सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और किसी राज्य का पूछे या ना पूछे, जम्मू कश्मीर में जितनी भी परियोजनाएं हैं किस नदी पे लॉन्च हो रही है, उसका क्या विशेष महत्व है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए अगर कोई भी जल विद्युत परियोजना है तो इससे विद्युत ही बनेगा, बिजली की आपूर्ति होगी, ठीक है। तो चिनाब नदी पर 540 मेगावाट कितनी क्षमता, 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत क्षमता जल विद्युत परियोजना को जो है मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में। और ये जो क्वार जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में एग्जाम में ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि क्वार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये किस राज्य में शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में। और कहाँ बनाया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में जो है चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। और एक प्रश्न ये घुमा के पूछेगा कि क्वार जलविद्युत परियोजना की जो क्षमता है ये कितने मेगावाट है, तो ये है 540 मेगावाट। तो
देखिए यहीं पे पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं अलग से लिखता तो कोई मतलब नहीं है उसका। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हैं। यार इसी में 4 प्रश्न छिपे हुए हैं, इतना शॉर्ट है, ठीक है। तो इसी को रट लीजिए, पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अनावश्यक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में पूछा आता है। आपको विद्वान नहीं बनना है, क्योंकि देखिए आपकी मेमोरी की क्षमता कितनी है, 4 GB की है, और उसमें आपको लगभग 4 GB कंटेंट डालना है। तो सेलेक्टिव कंटेंट डालिए। 5 GB डाटा लेके आएंगे, 4 GB की मेमोरी में डालेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी मेमोरी हैंग कर जाएगी, करप्ट हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी मेमोरी 4 GB की है तो उसमें 3 GB का डाटा डाल दूँ, और उसी में आप एग्ज़ाम में जो है बैठ के एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। और ऐसा होता भी है, बच्चे कमेंट में कमेंट करते रहते हैं और स्टेटस तो आप मेरा देखते ही रहते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी। और 11वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। देखिए आईएमएफ ने कहा है कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 8.2% रहेगी। देखिए एक खास बात है कि चीन जो है, चीन का विकास दर वर्तमान में केवल 4.4% है, ठीक है। तो इसकी तुलना में लगभग दोगुनी हमारी अर्थव्यवस्था रहेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान जो है अप्रैल महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो है कितना बताया गया है, 8.2%। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज का है, आज क्वेश्चन अपडेट आपके लिए कि नैसकॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है, बताइए। देखिए हर साल नैसकॉम का एक नया चेयरमैन बनता है, और इस चेयरमैन का नाम एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला कि साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है, बताइए। तीसरा कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है, बताइए। कल का वीडियो देख के जरूर रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि कल के सारे प्रश्न बहुत ही सेलेक्टिव थे। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो इनका नाम है जेनेज जंसार। और अगला है कि भारत की जो हज समिति है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये तो देखिए ये व्यक्ति हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। और तीसरा था कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला है, तो ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। और चौथा था कि लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया, तो देखिए देश आपका चीन है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।